यहाँ पर हम हर हफ्ते आपके लिए एक नई ऑडियो बुक समरी लाते हैं और इन समरीज को आप पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डेल कार्नेगी की किताब स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से। कहने का मतलब ये कि जरा सोचकर बताइए वो कौन सी बात है जो इस टाइम आपको बहुत परेशान कर रही है। वो चाहे जो भी बात हो, जो भी चीज हो, मगर ये जो आपकी टेंशन है ना, ये आपको जीने नहीं दे रही, आपको अपने अपनों से बहुत दूर कर रही है। इवन आपकी सक्सेस और खुशियां भी आपसे छीन रही है। तो क्या आप वाकई में जिंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं या फिर खुलकर के अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं? वैसे आप जो चाहते हैं एग्जैक्टली इस किताब में आपको ऐसे ही इफेक्टिव तरीके मिलेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे। जैसे कि आपकी आदत है कि आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं, और कभी कभी तो लोग इतनी ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कि वो अपने प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि आप एक भरपूर जिंदगी जी रहे हैं? जरा सवाल कीजिए अपने आप से और आपका जवाब आ रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप वाकई में जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना चाहते हैं। तो बस हर दिन को भरपूर तरीके से जिए। कहने का मतलब ये कि स्प्रिंग के सुहाने दिन में एक यंग मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्जाम पास कर पाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? आखिर कैसे वो अपने करियर को शुरू करेगा? वो लड़का यही सब सोच रहा था तो उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो उस टाइम पढ़ रहा था कि तभी उसे उसमें लिखे ऐसे 21 वर्ड्स मिले, ऐसे 21 शब्द मिले जिन्हें पढ़कर के वो इंस्पायर हो गया। और आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर्स में से एक था। जी हाँ, उसने फेमस जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। और वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि सर विलियम ऑसियर थे। जो 21 शब्द सर विलियम ने पढ़े वो कुछ यूं थे: दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। तो इसका क्लियर मतलब यही है कि हम उन कामों या टास्क पर ज्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने हैं, बजाय इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन ले। तो सर विलियम ने येल यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को डे टाइम कंपार्टमेंट में रहने के लिए एनकरेज किया। तो सोचिए कि आप अपने पास्ट के दरवाजे को लॉक कर सकते हैं, फिर आप अपने फ्यूचर के दरवाजे को भी लॉक कर लेते हैं। तो अब आपके हाथ में जो बचेगा वो सिर्फ है आपका प्रेजेंट, यानी कि आपका आज और अभी। डे टाइट कंपार्टमेंट का मतलब है हर एक दिन के हिसाब से जीना। खुद को अलाउ करे कि आप सिर्फ उस चीज के बारे में सोचे जो उस टाइम आपके सामने मौजूद है। अपने दिमाग को पास्ट या फ्यूचर में ना भटकने दे। सर विलियम का ये मतलब नहीं था कि आप फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, मगर उसको लेकर के फिक्र करने की बजाय अपनी सारी एनर्जी आज के टास्क में लगाएं तो ज्यादा फायदेमंद है। जो भी करे उसे पूरे दिल से करे, अपना बेस्ट दे, बस यही आपको करना है। फिर तो आपका फ्यूचर बढ़िया ही होगा, राइट? तो एक लाइन और दिमाग में रखे कि सैंड का एक दाना यानी कि रेत का एक दाना एक टाइम में, एक टास्क एक दिन में। हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में खड़े रहते हैं। पास्ट एक लंबी हिस्ट्री है और फ्यूचर तो बहुत ही बड़ा है, किसी ने भी इसे देखा नहीं है, और हो सकता है कि हम इतनी लंबी जिंदगी ना जी पाए। तो फिर क्या फायदा कि गुजरे हुए और आने वाले टाइम के बारे में सोच सोच करके परेशान हो जाए। हमें फिक्र करनी चाहिए तो सिर्फ आज की। दिन रात फिक्र करने से बहुत से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। ऐसे लोग नर्वस ब्रेकडाउन या फिर एक्सट्रीम बॉडी पेन के शिकार होते हैं। तो इससे तो अच्छा है ना कि हम उन कामों पर ध्यान दें जो हमें आज करने हैं। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हमें बस अपने आज में जीना चाहिए। इससे नींद भी अच्छी आएगी और आने वाली सुबह भी ना एकदम फ्रेश होगी। जैसे कि अगली कहानी आपको ये अच्छे से समझाएगी कि क्यों आज पर फोकस करना जरूरी है। एक्चुअली मिशिगन की जो मिसेस ई के शील्ड्स थी ना, उन्हें सुसाइड करने की नौबत तक आ गई थी। तो तभी उन्होंने अपने आज में जीने की इम्पोर्टेंस को समझा। अपने पति की मौत के बाद वो गरीबी झेल रही थी और काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मिसेस शील्ड्स किताबें बेचने के अपने पुराने धंधे पर लग गई। उसे लगा कि काम करने से शायद उसका मन बहल जाएगा, मगर ये जो अकेलापन होता है ना, एक बीमारी की तरह होता है जो धीरे धीरे आता है। अकेले खाना खाना, अकेले ड्राइव करना, बस यही अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था।
ऊपर से कोई भी स्कूल उसकी किताबें खरीदने को तैयार ही नहीं था। उसे कहीं भी सक्सेस नजर ही नहीं आ रही थी। और जब जीने की कोई वजह ना लगे तो इंसान टूट जाता है। और मिसेस शील्ड्स उस टाइम पूरी तरीके से होपलेस हो चुकी थी। तंग आकर के उसने अपनी जान देने की ठान ली। मिसेस शील्ड्स को कार पेमेंट और रूम रेंट का भी इंतजाम करना था। उसे लगने लगा था कि शायद उसे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अगर बीमार पड़ी तो डॉक्टर की फीस कहाँ से लाएगी। मतलब जो एक चीज मिसेस शील्ड्स को सुसाइड करने से रोक रही थी वो सिर्फ ये थी कि अगर वो मर जाएगी तो उनकी बहन को बहुत दुख होगा और वो बेचारी फ्यूनरल का खर्चा तक नहीं उठा पाएगी। फिर अचानक से मिसेस शील्ड्स की नजर एक आर्टिकल पर पड़ी और इसे पढ़कर के उन्हें जीने की हिम्मत मिली। उस आर्टिकल में लिखी थी एक लाइन, समझदार आदमी के लिए हर एक दिन नया होता है। बस उसने वो आर्टिकल वहीं पर टांग दिया जहां रोज उस पर नजर पड़ सके। उसने अब अपने पास्ट को भूल करके और आने वाले कल की फिक्र को छोड़ करके आज में यानी कि प्रेजेंट में जीना सीख लिया था। मिसेस शील्ड्स रोज सुबह उठ करके खुद को ये रिमाइंड कराती थी कि आज एक नई जिंदगी की शुरुआत है। मिसेस शील्ड्स अपनी गरीबी और अकेलेपन के डर से बाहर आ पाई। उसने खुशहाल और पॉजिटिव तरीके से जीना सीख लिया था। उसका हर दिन अब बेहतरीन गुजरने लगा क्योंकि वो बस अपने आज को जीने लगी थी। बस एक बात उसने अपने दिमाग में रखी कि समझदार आदमी के लिए हर दिन एक नई जिंदगी है। तो हम क्यों अपने प्रेजेंट से इतना दूर भागते हैं? क्यों हम हमेशा फ्यूचर के सुहाने सपने देखते हैं और आज की खुशियों को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? क्योंकि जिंदगी की सारी खुशियां तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेजेंट में है और वही बनता है हमारा फ्यूचर और पास्ट। वैसे आपको याद है जब हम बच्चे थे तो जल्दी से बड़ा होना चाहते थे और जब बड़े हो जाते हैं तो शादी करने के सपने देखते हैं और फिर एक दिन हमारी शादी भी हो जाती है। तब हम रिटायरमेंट के सपने देखने लगते हैं और जब फाइनली रिटायरमेंट का दिन आता है तो हमें महसूस होता है कि हमने कितना कुछ खो दिया। जिंदगी जिसे हम देर से समझते हैं एक्चुअली में हर दिन हर पल को जीने का नाम है। जी हाँ, एक पुरानी रोमन कहावत है कार्पे डाइम, जिसका मतलब है दिन को भरपूर जियो। आप अपनी जिंदगी के चाहे किसी भी मोड़ पर हो, किसी भी चौराहे पर हो, किसी भी गली मोहल्ले नुक्कड़ या दुनियादारी में कहीं भी हो, बस आप जहां भी हो इसे एंजॉय करो, इसे जियो जिंदा दिली के साथ। जिंदगी में जो भी आपको मिला है ना उसे सराहो, उसकी तारीफ करो, उसे अप्रिशिएट करो, ना कि पास्ट की फिक्र करो और फ्यूचर की। बस उस पर फोकस करो जो आज करना है, अभी करना है। क्योंकि जो ये पास्ट है ना ये आपको बस उदास करेगा। जो भी बुरी यादें हैं, रिग्रेट्स हैं, उन सबको पीछे छोड़ दो। जो हो गया उसे भूल जाओ। और जहां तक फ्यूचर की बात है तो आने वाले कल में तो कई सारी बातें हो सकती है। अब आपके फिक्र करने से तो कुछ होने वाला नहीं। हाँ, मतलब हो जाए तो चलो हम सब मिलकर के फिक्र करें, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। जो होना है वो तो होकर रहेगा। तो आप आज के बारे में सोचिए, आज आपको क्या टास्क करने हैं, अभी इस वक्त आप कहाँ पर है। अपने आज को अप्रिशिएट करें। हर रोज एक नई जिंदगी जिए। जो 24 घंटे आपको मिले हैं ना सिर्फ उन पर फोकस करें और ये देखें कि इन 24 घंटों को आप कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। क्या आप ये 24 घंटे सिर्फ टेंशन में गुजारेंगे या फिर इन्हें आप अपने करियर, अपने करीबी लोगों और जिंदगी की खुशियों को अप्रिशिएट करने में बिताएंगे? वैसे जवाब आपके पास है और इसे करना कैसे है यही इस समरी में आप जान रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कैसे हर एक दिन भरपूर जी करके आपको जिंदगी से कितना कुछ मिल सकता है। आप हर पल का मजा लेंगे और अपने हर टास्क पर पूरा फोकस कर पाएंगे। जैसा कि सर विलियम ने कहा है कि जितनी भी सक्सेस मुझे मिली है उसका सारा का सारा क्रेडिट मैं फ्यूचर की फिक्र छोड़कर अपने आज के टास्क को पूरा करने की पावर और अपना बेहतरीन करने की कोशिश को देता हूँ। तो इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली कहानी के बारे में, जिसमें महान विलियम वुड अपनी पत्नी को बर्तन साफ करता हुआ देख करके बेफिक्र जिंदगी को जीना सीख गए थे। जी हाँ, एक्चुअली बात ऐसी है कि महान विलियम वुड पेट के बहुत ही जानलेवा दर्द से परेशान रहते थे। उन्हें इतना ज्यादा दर्द होता था कि वो रात में सो ही नहीं पाते थे। एक्चुअली में उनके पिता की स्टमक कैंसर से मौत हो गई थी। तो महान वुड को लगता था कि उन्हें भी शायद यही बीमारी है। तो विलियम वुड अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल गए। एक स्पेशलिस्ट ने उनका एग्जामिन किया और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके स्टमक का एक्सरे एकदम क्लियर है। उसने उन्हें कुछ दवाइयां लिख दी जिससे कि उन्हें आराम आ जाए और चैन से वो सो सके। वैसे डॉक्टर ने एक बात और कही
कि उनके स्टमक पेन की वजह उनका इमोशनल स्ट्रेस है। जी हाँ, महान विलियम वुड बहुत ही ज्यादा बिजी रहते थे। उन पर हमेशा अपने टास्क को फिनिश करने की धुन सवार रहती थी, जिससे कि वो आराम नहीं कर पाते थे। वो हमेशा जल्दी में रहते थे और ऑंशियस और टेंस फील करते थे। एक टाइम में उनके दिमाग में हजारों बातें आती थी। फिर उन्होंने अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने सर लेने की आदत छोड़ दी और अब वो हर मंडे आराम करने लगे थे। एक दिन हुआ यूं कि अपनी डेस्क को साफ कर रहे थे वो, जिसमें उन्हें कुछ ऐसे नोट्स और इम्पोर्टेंट पेपर मिले जो कि अब काम के नहीं थे। तो एक एक करके विलियम ने वो सारे के सारे पेपर डस्टबिन में फेंक दिए। तभी उन्हें एक आइडिया आया कि जैसे वो वेस्ट पेपर को डस्टबिन में फेंक रहे हैं, उसी तरह बीते हुए कल की हर प्रॉब्लम को तोड़ मरोड़ कर अपनी जिंदगी से बाहर फेंका जा सकता है। अपने पास्ट का बर्डन लेकर चलने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा होगा कि उसे भी किसी रद्दी पेपर की तरफ फेंक दिया जाए। एक दूसरे मौके पर विलियम वुड ने देखा कि उनकी पत्नी बर्तन साफ करते हुए कुछ गुनगुना रही है। तो उन्होंने खुद से कहा कि देखो, तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है। हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं और वो इतने सालों से बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा कि अगर उनकी बीवी को ये पहले ही पता होता कि शादी करने के बाद उसे इतने सालों तक बर्तन धोने पड़ेंगे, तो वो ना शायद कभी उनसे शादी नहीं करती। महान विलियम वुड को रियलाइज हुआ कि उनकी बीवी को ये काम जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो हर रोज के हिसाब से बर्तन धोती है। उसके कल के गंदे होने वाले बर्तनों की फिक्र आज नहीं करती और ना ही वो उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उसने कल साफ किए थे। तो उन्हें एग्जैक्टली समझ में आ गया कि उनकी बीमारी की वजह यही है कि वो हर काम तुरंत पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो दरअसल कोशिश कर रहे थे कि आज के बर्तन, पिछले दिन के बर्तन और आने वाले कल के बर्तन, जो कि अभी गंदे हुए भी नहीं है, उन सबको ना वो आज ही साफ कर ले किसी भी सूरत में। और यही विलियम वुड की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्हें रियलाइज हुई। वो दूसरों को हमेशा सही ढंग से जीने की नसीहत देते थे, मगर खुद अमल करना भूल जाते थे। महान विलियम वुड ने जब अपना रूटीन चेंज किया तो उन्हें नींद भी बढ़िया आने लगी और उनका स्टमक पेन भी अचानक से गायब हो गया था। तो ये याद रखिए कि हर दिन को उस दिन के हिसाब से जिए, क्योंकि जब आप बीते हुए और आने वाले टाइम का बर्डन लेकर चलेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस आपकी बॉडी सफर करेगी और लास्ट में आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। ये तो शायद आप इस कहानी से जान ही गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ, जो कहती है कि जो ये वक्त है ना, ये हर चीज का मरहम है। वैसे ये लाइन हमने बहुत बार सुनी है। जानते हैं कि ये कहानी हमें क्या बताना चाहती है। तो होता यूं है कि लुइस मोंटेन जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल खो दिए हैं और वो टाइम था उनकी 18 से 28 की उम्र का। लुइस को ऐसा इसीलिए लगता था क्योंकि वो तब हर चीज की फिक्र करते थे। अपनी जॉब, परिवार, हेल्थ और कई तरह की इनसिक्योरिटीज उन्हें थी, जबकि वो टाइम उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता था, मगर उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया। लुइस नए लोगों से मिलने से कतराते थे। उन्हें एक तरह का इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनकी यही इनसिक्योरिटी उनकी जिंदगी को छीन रही थी। उन्होंने 3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था और तीनों जगह से वो रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस तक नहीं था कि वो अपने एम्प्लॉय को अपनी खूबियां बता सके। और तब कहीं जाकर एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। वो एक ऐसे इंसान से मिले जिसकी जिंदगी में उनसे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वो इंसान खुश लग रहा था। उस आदमी का नाम था बिल। जी हाँ, बिल 1929 में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुका था। फिर दोबारा 1933 में उसके साथ यही हुआ था और तो और 1937 में भी वो बैंकरप्ट हुआ था। हालांकि उसने काफी परेशानियां झेली थी, मगर वो फिर भी नहीं टूटा। उसने कितने ही लोगों से कर्जा ले रखा था और कई सारे लोग तो उसके दुश्मन थे, तब भी वो मजबूती से खड़ा था। तो अब लुइस को बिल से थोड़ी जलन हो रही थी कि यार वो उसकी तरह इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है। बिल ने ना लुइस को अपना सीक्रेट बताया। उसने कहा कि अगली बार जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए तो पेपर की एक शीट और एक पेंसिल अपने पास रखे। जो भी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़े, बस उसकी डिटेल ना उस पेपर में लिखने के बाद वो उसे अपने डेस्क की किसी ड्रॉअर में डाल दे। 2 हफ्ते के बाद फिर से वो पेपर पढ़े। जो तुमने उस पेपर में लिखा था, अगर वो अब भी तुम्हें तंग कर रहा है तो वापस उसे फिर से 2 हफ्ते के लिए ना ड्रॉअर में डाल दो। आपकी परेशानियों वाली वो लिस्ट अभी भी ड्रॉअर के अंदर है, मगर इस बीच आपके आसपास काफी कुछ बदल गया होगा। आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, मगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो कैसी भी हो, अपने आप ही सॉल्व हो गई होगी।
तो बिल कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि अगर मैं पेशेंस रखता हूँ यानी कि धैर्य रखता हूँ तो मेरी सारी चिंता और फिक्र ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे हवा निकलने से बलून फुस हो जाता है। लुइस को बिल की एडवाइस हमेशा याद रही, इससे उनको बहुत सी चीजों में मदद मिली। तो एग्जैक्टली सवाल ये है कि आपको इस टाइम किस बात की फिक्र सता रही है। आपको एहसास होगा कि जो भी सॉल्व नहीं हो रहा है वो टाइम के साथ खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब अगली कहानी में वो 5 तरीके जिसे प्रोफेसर विलियम फेल्प्स अपनी चिंता को दूर करने के लिए यूज करते थे। प्रोफेसर विलियम फेल्प्स को लगता था कि उनकी आंखें अब नहीं रही। 5 मिनट कुछ पढ़ते ही उनकी आंखें दुखने लगती थी। उनसे खिड़की के बाहर भी नहीं देखा जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई उनकी आंखों में सुई चुभो रहा है। तो प्रोफेसर विलियम को डर था कि कहीं उन्हें अपनी आंखों की वजह से टीचिंग ना छोड़नी पड़ जाए। तो एक दिन ना उन्हें एक स्पीच के लिए इनविटेशन आया। वहां पर लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि प्रोफेसर को बार बार अपनी नजर फ्लोर की तरफ करनी पड़ रही थी। मगर जब उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए उनकी तरफ देखना शुरू किया तो उन्हें आंखों में दर्द महसूस ही नहीं हुआ। वो पूरे 30 मिनट तक इसी तरह स्पीच देते रहे। प्रोफेसर विलियम को लगा कि अपने टीचिंग के इस पैशन की वजह से उन्होंने अपने दर्द को जीत लिया था। जब उनका दिमाग कोई बहुत जरूरी काम में लगा होता है तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। टीचिंग के लव ने प्रोफेसर विलियम को जिंदगी जीना और इसे एंजॉय करना सिखा दिया था। वो अपना हर दिन ऐसे जीते थे जैसे कि वो उनका पहला और लास्ट डे हो। जब वो सुबह उठते थे तो अपने स्टूडेंट से मिलने का वेट करते थे। ये उनका एंथुजियाज्म ही था जो उन्हें सारे दुख दर्द से निजात दिलाता था। और अपने पेन और दुख से छुटकारा पाने का ये है पहला मेथड। अब जानते हैं दूसरे मेथड के बारे में जो प्रोफेसर विलियम ने अपनाया था कि कोई अच्छी सी किताब पढ़कर के टेंशन से दूर रहे। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसमें इतना ज्यादा डूब जाता है कि आपको ना कुछ और याद ही नहीं रहता। और इसी के साथ तीसरे मेथड की बात करें तो वो है फिजिकल एक्टिविटी। होता यूं है कि एक बार प्रोफेसर विलियम काफी ज्यादा टेंशन में थे तो उन्होंने क्या किया ना कि खुद को कई तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में लगा लिया। वो हर सुबह टेनिस खेलने लगे, फिर नहाने के बाद वो अपना लंच लेते थे और दोपहर में वो गोल्फ खेलने चले जाते और कभी कभी रात में घंटों तक डांस करते रहते। तो उन्होंने महसूस किया कि जब उनकी बॉडी पसीना बहाती है तो दिमाग से ऑटोमेटिकली सारी परेशानियां गायब हो जाती है। और इसी के साथ आगे जो चौथा मेथड है वो ये है कि खुद को किसी भी तरह के प्रेशर और जल्दीबाजी से हमेशा दूर रखे। ये बहुत मुश्किल होता है लेकिन प्रोफेसर विलियम को कनेक्टिकट के फॉर्मर गवर्नर विल्बुर क्रॉस से एक एडवाइस मिली। मिस्टर क्रॉस ने उन्हें बताया कि कई बार मुझे एक ही साथ में काफी सारे काम करने होते हैं तो इससे ना मैं प्रेशर में आ जाता हूँ। तब उस टाइम में मैं क्या करता हूँ कि रिलैक्स बैठ करके बस अपना पाइप पीता रहता हूँ और कुछ नहीं। कहने का मतलब ये कि आप किसी ऐसे काम में अपने आप को बिजी कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, कम से कम उस टाइम में जब आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो। तो टेंशन भगाने का प्रोफेसर विलियम का 5वां और लास्ट मेथड है ये याद रखना कि टाइम और पेशेंस यानी कि समय और धैर्य हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कोई भी मुश्किल आए वो उसे एक अलग सोच के साथ देखते हैं। प्रोफेसर विलियम खुद से कहते हैं कि 2 महीने हो जाने दो, फिर मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। तो भाई अभी क्यों करूं और अपना टाइम क्यों खराब करूं? क्या बात है। इसी के साथ अगली कहानी कहती है एक बार में एक काम भले आदमी। जी हाँ, तो होता यूं है कि एक बार पेनिसिल्वेनिया के एक हंटिंग क्लब में एक बूढ़ा तोता था। उसका पिंजरा दरवाजे के साथ लटका रहता था। जब भी कोई वहां आता तो तोता ये बोलता था एक बार में एक काम करो भले आदमी। वो बूढ़ा तोता बस यही रटता रहता था क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। कहने का मतलब यही है कि आप पर चाहे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, जितनी भी जिम्मेदारियां हो, फिर भी काम और कंपोज्ड रहने की कोशिश करे। एक एक करके ही अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। तो इसी के साथ अब जानते हैं अगली कहानी के बारे में जिसमें कैसे जॉन डी रॉकफेलर ने 45 सालों तक उधार की जिंदगी जी। कहने का मतलब ये कि 33 साल की उम्र में जॉन डी रॉकफेलर मिलेनियर बन गए। जब वो 43 साल के हुए उस टाइम तक उनकी कंपनी स्टैंडफोर्ड ऑयल लार्जेस्ट मोनोपोली कंपनी बन चुकी थी। मगर 53 साल के होते होते उनका बिजनेस धीमा पड़ने लगा था। जॉन डी अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों को छू लेते मगर उनकी हेल्थ गिरने लगी थी। डॉक्टर के हिसाब से ऐसा उनके लाइफस्टाइल की वजह से हुआ था। जॉन डी अपने बिजनेस की दिन रात फिक्र किया करते थे। उनके बाल गिरने लगे थे और कभी वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान हुआ करते थे मगर अब काफी कमजोर हो गए थे। उनकी स्किन भी अब पीली पड़ने लग गई थी।
जॉन डी के पास जरा भी फुर्सत नहीं होती थी। किसी भी शौक या आराम के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था। बस पैसा कमाना ही उनका मकसद बन गया था, जिसकी वजह से हर टाइम प्रेशर और टेंशन में रहते थे। जॉन डी हमेशा खुद को ये रिमाइंड कराते थे कि शायद उनकी सक्सेस टेम्पररी थी। उनके बिजनेस पार्टनर जॉर्ज उन्हें सेलिंग के लिए इनवाइट करते, मगर जॉन डी कभी जाते ही नहीं थे। उनका वीकेंड भी ऑफिस में ही गुजरता था। वो हंसना भूल गए थे, सब उनसे डरते थे। जॉन डी किसी की भी अच्छाई नहीं देखते थे और एक दिन वो भी आया जब उनकी मोनोपोली फेल हो गई। उनके राइवल्स पूरी पावर से वापस आ गए थे। उनकी ऑयल कंपनी ने जिन लोगों को अब्यूज किया था वो सब अब चेंज की डिमांड कर रहे थे। धीरे धीरे जॉन डी की हेल्थ गिरती चली गई। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। वो ढंग से खा नहीं पाते थे। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें उनकी सही हालत से वाकिफ करा दिया था। या तो वो कंपनी को चुन ले या फिर अपनी जिंदगी यानी कि अपनी हेल्थ को चुन ले। अगर वो रिटायर नहीं हुए तो 53 की उम्र में मर सकते थे और उनकी मौत का कारण होगा उनका डर, लालच और टेंशन। तो आखिरकार जॉन डी को अपनी कंपनी छोड़नी ही पड़ी। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें फॉलो करने के लिए 3 हेल्थ के रूल्स बताए। पहला तो ये कि कभी भी टेंशन ना ले। जॉन डी को हर हाल में टेंशन देने वाली बातों से दूर रहना था। दूसरा ये कि उन्हें पूरा रेस्ट करना है और आराम के साथ साथ किसी भी तरह की एक्सरसाइज जरूर करनी है। उन्हें आउटडोर एक्टिविटी अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए। और तीसरी खास बात ये कि अपनी डाइट को हमेशा मॉनिटर करना है। जो भी खाना है सही अमाउंट में खाना है। जब जॉन डी ने ये सारे रूल्स फॉलो करने शुरू किए तब जाकर के उनकी जान बच पाई। वो 53 साल की उम्र में मरने वाले थे, मगर वो अगले 45 सालों तक जिए। उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था और अपने कई सारे नेबर्स से दोस्ती भी कर ली थी। थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी शुरू कर दी थी। यही नहीं, अब वो गाना गाने भी लगे थे। मगर सबसे बड़ा चेंज जो जॉन डी की जिंदगी में आया वो ये कि वो अब दूसरों की परवाह करना सीख गए थे। जब वो रिटायर हुए तो उनके पास काफी टाइम था सोचने के लिए। जॉन डी ने महसूस किया कि जितना पैसा उनके पास था उससे वो न जाने कितनी ही लोगों की जिंदगियों में खुशियां ला सकते थे। तो अब उन्होंने पैसा कमाने के बारे में सोचना छोड़ करके लोगों की मदद करना शुरू किया। जॉन डी ने लेक मिशिगन के एक छोटे से कॉलेज की मदद भी की। उन्होंने मिलियंस इन्वेस्ट करके इसे बंद होने से बचा लिया था। वो छोटा कॉलेज बाद में शिकागो यूनिवर्सिटी बना। जी हाँ, जॉन डी ने माइनॉरिटीज के स्कूल जैसे कि तस्गीगी कॉलेज को भी काफी पैसा डोनेट किया। और एक बार साउथ यूएस में हुकवर्म की बीमारी फैल गई थी। जो भी इस बीमारी से इन्फेक्ट होता था उसके इलाज में 50 सेंट लगते थे। जॉन डी ने इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए एक ही बार में मिलियंस डोनेट कर दिए ताकि इस बीमारी में एक बार में ही हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। और यहीं से रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत हुई। आज रॉकफेलर वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिसका एम है बीमारियों और जानकारी के अभाव से लड़ना। जी हाँ, रॉकफेलर ने कई रिसर्च के लिए फंडिंग भी की है। जॉन डी की हेल्प की वजह से ही साइंटिस्ट मिरेकल ड्रग पेनिसिलिन बनाने में कामयाब हो पाए। ह्यूमैनिटी को इन्फ्लुएंजा, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों से बचाकर उसकी प्रोग्रेस में रॉकफेलर फाउंडेशन ने काफी ज्यादा मदद की है। जॉन डी ने अपना सारा पैसा डोनेट कर दिया। उनकी कंपनी स्टैनफोर्ड ऑयल कंपनी कोर्ट केसेस हार गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कई मिलियंस का नुकसान भी हुआ। मगर जैसा कई लोगों को लगा कि वो टूटकर बिखर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, जॉन डी अब अपनी जिंदगी से खुश थे। जॉन डी ने अब बिना वजह फिक्र करना छोड़ दिया था। इन्होंने अब जीना सीख लिया था और वो पूरे 98 सालों तक जिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये समरी आपको बताती है कि किस तरह एक टाइम में एक ही काम करे, जिससे कि आप पूरा ध्यान लगा पाए। अपना सारा एफर्ट डाल दीजिए। बस अपने पास्ट को भूल जाइए और सिर्फ प्रेजेंट पर सारा ध्यान दे। जो भी सामने है बस उसी पर फोकस करें। आज के काम क्या करने हैं, आज के टास्क क्या है, उस पर फोकस करें। खूब मेहनत करें। अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट देंगे तो फ्यूचर खुद ब खुद बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा, जैसा आप चाहते हैं। तो आपने इस किताब से बेफिक्र जीने के कई तरीके सीखे हैं। तो जो आपके लिए बेस्ट है आप उसे चूज कीजिए और उसे आज से और अभी से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये कि पैसा कमाना ही रियल हैप्पीनेस नहीं है। आपको अपनी हेल्थ भी कमानी पड़ेगी, उसका भी ध्यान रखना होगा। साथ ही आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनका भी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। वैसे ये समरी आपको कैसी लगी प्लीज हमें रिव्यू सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। और अगले हफ्ते आप कौन सी समरी सुनना चाहेंगे वो भी बताइएगा। वैसे हमें आपका प्यार बहुत सारा मिल रहा है और आगे ये प्यार यूं ही बना रहे। जय हिंद।